के टाइम पे वो खुद बताते हैं कि पहले तो ऐसे लोगों को पोस्टिंग पे रखा जाता है जो इनकी विचारधारा के समर्थक होते हैं। उसके बाद फिर उनपे इतना प्रेशर बनाया जाता है, कानून संविधान सबको ताक पे रख के जितवाना है। 1000 2000 3000 वोटों की जहां हेराफेरी हो सकती है जम के करवाई जाती है। फर्जी वोट भी डलवाए जाते हैं और जो एक्चुअल वोट विपक्षी उसके सोच के होते हैं उनके कटवाने का पूरा जोर लगाया जाता है। उनके हिस्से बता रहे हैं और किस तरह से प्लानिंग में जीते वो पिछले टाइम 2020 के चुनाव बता रहे हैं कि कैसे जीते वो, उसको भी रिलेट कर रहे हैं अभी बताते हुए कि भाई जब हमारा 2700 वोट से हमारा प्रतिनिधि हार रहा था, उसने वो फोन किया कि हम हार रहे हैं। हमने कहा कि अरे कैसे हार जाओगे, अभी रुको, और जितवा दिया। देखिए, और अंत वक्त तो यहाँ तक कहते हैं कि भाई शौचालय दे दिए, इससे पहले लोगों के पास शौचालय नहीं थे। शौचालय की बात ऐसे करते हैं कि जैसे इससे पहले जो है लोग इनके मुंह में पोटी करते थे, शौचालय नहीं थे। तो ये कितनी वाहियात चीज है कि शौचालय पे लोगों को ट्रोल करते हैं, ये जनता को, गरीबों को, जिनके पास नहीं थे। नेताओं के पास जो आलिशान शौचालय है जिनमें बाथरूम टब अलग है, जिनमें गर्म ठंडा नॉर्मल अलग तरह का 4 तरह के नल होते हैं, अलग अलग पानी आता है। पूछे ना कि जिस तरह की टावल वो अपने वॉशरूम में पैर पोंछने के लिए साफ करते हैं, ऐसी टावल गरीब को जो है मुंह पोंछने के लिए भी नहीं मिलती है। मजबूत करना चाहते हैं, उनके रोजगार के लिए पैसा दे रहे हैं, तो क्या आपत्ति है? चुनाव के बाद दीजिए ना, क्या आपत्ति है? चुनाव के बाद देने में क्या आपत्ति? चुनाव के बाद में कई महिलाओं से पैसे ले लिए इन्होंने, अभी महिलाओं के वीडियो आ रहे हैं। अगर तुम महिलाओं को सशक्त करना चाहते हो तो चुनाव के पहले भी 4 साल तुम्हारे पास थे, तब क्यों नहीं दिए? चुनाव के बाद भी तुम दे सकते थे। और तुम अगर तुम उन्हीं के टैक्स का पैसा, उन्हीं से लिया हुआ टैक्स का पैसा तुम उन्हें दे रहे हो और ऊपर से एहसान दिखा रहे हो कि तुम्हें सम्मान करना पड़ेगा। बीजेपी का एक मंत्री कह रहा है कि अगर तुम जो है मुख्यमंत्री का सम्मान नहीं कर सकते तो तुम्हें 10,000 वापस कर देना चाहिए। अरे तेरे बाप के पैसे है वो। चुनाव चोरी, वोट चोरी की जो बात है चुनाव में किस तरह से होती है, एक पॉइंट तो इन्होंने ये बता दिया। और भी अनेकों तरह के इसमें जो है धांधली होती है, लेकिन ये सबसे मजबूत, इससे ज्यादा मैं मानती हूँ कि चुनाव आयोग को क्या ही सबूत चाहिए। जब पब्लिक बोल रही थी, विपक्ष बोल रहा था, तो आपने कहा कि आप अपने सुविधा के अनुसार से हम पर जो है आरोप लगा देते हैं चुनाव आयोग पर, है ना। लेकिन अब तो खुद रूलिंग पार्टी का नेता कह रहा है, मंत्री कह रहा है, कोई यूं नहीं कि छोटा मोटा पार्षद कह रहा हो या कोई विधायक कह रहा हो। एक तरफ चुनाव चल रहा है, आचार संहिता लागू है, और आचार संहिता के समय पे आप लोगों को 10,000 रुपए पैसा जो है, मतलब डिजिटल स्कैम हो रहा है। पहले लोग घरों के नीचे डालते थे, दरवाजों के नीचे फेंक देते थे, पुटली फेंक देते थे, लड्डू, दारू, सिगरेट, शराब जो भी दिया जाता था देते थे। अब आप डिजिटलाइज तरीके से जो है लोगों से वोट ले रहे हैं, चोरी कर रहे हैं। नमस्कार, मैं ज्योति यादव और आप देख रहे हैं रिपब्लिक समाचार। अब तक तो विपक्ष से चुनाव आयोग हलफनामा मांग लेता था। वो कहता था हलफनामा दिखाओ, तब ये आरोप लगाना कि वोटों की चोरी की जा रही है। अब हलफनामे की आवश्यकता तो मुझे लगता है नहीं होनी चाहिए, क्योंकि बिहार में जिस प्रकार से घपलाखोरी हुई है उसका खुलासा किसी और ने नहीं बल्कि केंद्रीय मंत्री जीतन राम मांझी ने किया है। हालांकि सफाई भी दे दी है, लेकिन पहले वीडियो उनका बहुत वायरल हो गया। देखिए, इससे पता चलता है कि जीतन राम मांझी एक अच्छे आदमी है, भोले इंसान है बेचारे। फ्लो में उन्होंने सच्चाई बता दी। और अब इलेक्शन कमीशन को और क्या ही सबूत चाहिए। रूलिंग पार्टी का मंत्री खुद कह रहा है कि हम कैसे रूल करते हैं, हम कैसे जो है जीतते हैं, हमारी विनिंग जो स्कीम है, प्लानिंग है, वो किस तरह की होती है। वो अपनी प्लानिंग के हिस्से बता रहे हैं और किस तरह से प्लानिंग में जीते वो पिछले टाइम 2020 के चुनाव बता रहे हैं कि कैसे जीते वो, उसको भी रिलेट कर रहे हैं अभी बताते हुए कि भाई जब हमारा 2700 वोट से हमारा प्रतिनिधि हार रहा था, उसने वो फोन किया कि हम हार रहे हैं। हमने कहा कि अरे कैसे हार जाओगे, अभी रुको, और जितवा दिया। देखिए, उन्होंने कहा डीएम से, उन्होंने डीएम को भी फंसा दिया। डीएम को फोन किया, उस टाइम का डीएम कौन है अभी ये पता लगेगा कि तब के डीएम कौन रहे होंगे उस जिले के। उसके बाद वो कह रहे हैं कि भैया मैं इस बार तो केवल 1600 वोट की बात थी और 1600 वोट पे ही हमारा प्रत्याशी फोन नहीं किए, बताए नहीं और चले गए। तो अगर बताते तो हम करते कुछ। तो बता रहे हैं कि डीएम के साथ हम किस तरह से डीएम पर प्रेशर बनाते हैं, प्रशासन पे किस तरह का प्रेशर होता है, ये रियल है। 200 ऑफिसर्स, कम से कम 8-10 आईएएस मेरे कांटेक्ट में है, जिनके साथ मेरी लगातार बात होती है। चुनाव के टाइम पे वो खुद बताते हैं कि पहले तो ऐसे लोगों को पोस्टिंग पे रखा जाता है जो इनकी विचारधारा के समर्थक होते हैं। उसके बाद फिर उनपे इतना प्रेशर बनाया जाता है, कानून संविधान सबको ताक पे रख के जितवाना है। 1000 2000 3000 वोटों की जहां हेराफेरी हो सकती है जम के करवाई जाती है। फर्जी वोट भी डलवाए जाते हैं और जो एक्चुअल वोट विपक्षी उसके सोच के होते हैं उनके कटवाने का पूरा जोर लगाया जाता है। उनको लास्ट में या उनको आने नहीं दिया जाता है, उनके कागजों में बहुत सारी कमियां निकाल करके उन्हें पीछे खड़ा रखा जाता है। बाद में टाइम हो जाता तो फिर कह देते हैं आप जाइए। यानी एन क्रेन प्रकरण हजारों तरीके से
ये दबाव होता है ऑफिसर के सामने कि भाई आपको चुनाव जितवाना है, अगर अच्छी पोस्टिंग पे रहना है तो अधिकारी को भी अच्छी पोस्टिंग पे रहना होता है, क्योंकि कौन नहीं चाहता कि वो अच्छी पोस्टिंग पे रहे, वो पैसा कमाए। पोस्टिंग पे रहेगा तभी पैसा कमाएगा, और पैसा जब भी कमा सकता है जब सत्ता का उसके ऊपर हाथ होगा, और हाथ नहीं होगा तो उस पर जांच बैठेगी, तुरंत जेल में पहुंचा देंगे। जेल में नहीं जाएगा तो कम से कम ऐसी पोस्टिंग पे बाबू हेडक्वार्टर में बिठा देंगे, जाओ भैया क्वार्टर में बैठो और तुम केवल कलम घिसते रहो, तुम्हारे पास कोई पोजीशन नहीं होगी। तो ऐसी स्थिति में अधिकारी के पास में, डीएम के पास में प्रेशर होता है। जब डीएम पे जो प्रेशर आता है वो सारा प्रेशर वो पीठासीन अधिकारी, बाकी जो अधिकारी उन पर वो डालता है, और इस तरह से चुनाव ये जितवाए जाते हैं। अब चुनाव चोरी, वोट चोरी की जो बात है चुनाव में किस तरह से होती है, एक पॉइंट तो इन्होंने ये बता दिया, और भी अनेकों तरह के इसमें जो है धांधली होती है। लेकिन ये सबसे मजबूत, इससे ज्यादा मैं ये मानती हूँ कि चुनाव आयोग को क्या ही सबूत चाहिए। जब पब्लिक बोल रही थी, विपक्ष बोल रहा था, तो आपने कहा कि आप अपने सुविधा के अनुसार से हम पर जो है आरोप लगा देते हैं चुनाव आयोग पर, है ना। लेकिन अब तो खुद रूलिंग पार्टी का नेता कह रहा है, मंत्री कह रहा, कोई यूं नहीं कि छोटा मोटा पार्षद कह रहा हो या कोई विधायक कह रहा हो, मंत्री कह रहा है साहब। और मंत्री के कहे को भी अगर आप ना मान रहे तो किसके कहे को मानेंगे? लेकिन मंत्री साहब ने भी कहा मैं तो रीकाउंटिंग की बात कर रहा था, मेरे ही बयान को तोड़ मरोड़ के दिखा दिया। उनके बयान को तोड़ा मरोड़ा नहीं है, जितना बयान उन्होंने बोला वो पूरा वहां पर है, उसमें कुछ कट फट नहीं है। उन्होंने जिस चीज को रिलेट किया और जिस चीज के अभी बोल रहे हैं, प्रेजेंट पर बोल रहे हैं, और प्रेजेंट को बोलते हुए जिस चीज का उदाहरण दिया वो दोनों सामने है, वो बिल्कुल एक ही डायलॉग में है। तो जब चुनाव आयोग को जांच करनी चाहिए ना, जांच में पता चल जाएगा कि ये सच बोल रहे हैं झूठ बोल रहे हैं, लेकिन नहीं करेगा चुनाव आयोग जांच। क्योंकि चुनाव आयोग या इस देश की जितनी भी एक समय पे स्वतंत्र संस्थाएं बनाई गई थी संविधान के तहत, जो ये आयोग बनाए गए थे, चुनाव आयोग बनाया गया था कि वोट की चोरी ना हो, जो प्रोटोकॉल है, जो कानून है, जो नियम है चुनाव लड़ते टाइम वो टूटे ना। लेकिन चुनाव आयोग खुले में बिहार में 10,000 रुपए महिलाओं के खातों में पहुंचाए जा रहे थे चुनाव जीतने के लिए। तो एक तरफ चुनाव चल रहा है, आचार संहिता लागू है, और आचार संहिता के समय पे आप लोगों को 10,000 रुपए पैसा जो है, मतलब डिजिटल स्कैम हो रहा है। पहले लोग घरों के नीचे डालते थे, दरवाजों के नीचे फेंक देते थे, पुटली फेंक देते थे, लड्डू, दारू, सिगरेट, शराब जो भी दिया जाता था देते थे। अब आप डिजिटलाइज तरीके से जो है लोगों से वोट ले रहे हैं, चोरी कर रहे हैं, और बड़े बड़े बिल्कुल क्लियर दिख रहा है। लेकिन चुनाव आयोग को पता नहीं चल रहा है, चुनाव आयोग सोया हुआ है। उस पे भी सफाई दी गई, उस पे कहा गया कि अगर हम महिलाओं का सहयोग करना चाहते हैं, उन्हें मजबूत करना चाहते हैं, उनके रोजगार के लिए पैसा दे रहे हैं तो क्या आपत्ति है? चुनाव के बाद दीजिए ना, क्या आपत्ति है? चुनाव के बाद देने में क्या आपत्ति? चुनाव के बाद में कई महिलाओं से पैसे ले लिए इन्होंने, अभी महिलाओं के वीडियो आ रहे हैं। अगर तुम महिलाओं को सशक्त करना चाहते हो तो चुनाव के पहले भी 4 साल तुम्हारे पास थे, तब क्यों नहीं दिए? चुनाव के बाद भी तुम दे सकते थे। और तुम अगर तुम उन्हीं के टैक्स का पैसा, उन्हीं से लिया हुआ टैक्स का पैसा तुम उन्हें दे रहे हो, और ऊपर से एहसान दिखा रहे हो कि तुम्हें सम्मान करना पड़ेगा। बीजेपी का एक मंत्री कह रहा है कि अगर तुम जो है मुख्यमंत्री का सम्मान नहीं कर सकते तो तुम्हें 10,000 वापिस कर देने चाहिए। अरे तेरे बाप के पैसे हैं वो, तुम्हारी तनख्वाह के पैसे हैं। तुमने खेत बेच के दिया, तुमने घर बेच के दिया, तुमने अपनी जमीन बेच के दिया, या अपनी बीवी के गहना बेच के दिया? कहां से दिया ये पैसा? अगर सरकार पैसा देती तो कहां से देती है? सरकार अगर राशन देती है, बहुत सारे यहाँ पे 2-2 रुपये के जो ट्रोलर हैं, अंधभक्त में गोबर खाते हैं, जो गोमूत्र पीते हैं, वो कहते हैं कि चुनाव के समय पे इनको जो है 5 किलो राशन दे दो और इनसे वोट ले लो। अरे 5 किलो राशन ये अपनी जेब में से दे रहे हैं क्या? 5 किलो राशन ये अपनी जमीन में उगा कर दे रहे हैं क्या? ये अपने खेतों में से फसल काट के दे रहे हैं? कहां से देते हैं? सरकार अगर जनता को कुछ दे रही है तो वो अपने घर से नहीं दे रही, अपने पिता की संपत्ति से नहीं दे रही, अपनी बहनी बेटी के गहनों में से नहीं दे रही, अपनी तनख्वाह में से नहीं दे रही। अगर दे रही हो तो एक भी नेता बता दे कि मैंने अपनी तनख्वाह से, ये जितनी सांसद और मंत्रियों की निधि आती है उनमें से तक नहीं देते जनता के लिए, तो क्या देंगे? टैक्स के पैसे में से आप लोगों को राशन दे रहे हैं, लेकिन एहसान दिखा रहे हैं। और अंधभक्त तो यहां तक कहते हैं कि भाई शौचालय दे दिए, इससे पहले लोगों के पास शौचालय नहीं थे। शौचालय की बात ऐसे करते हैं कि जैसे इससे पहले जो है लोग इनके मुंह में पोटी करते थे, शौचालय नहीं थे। तो ये कितनी वाहियात चीज है कि शौचालय पे लोगों को ट्रोल करते हैं, ये जनता को, गरीबों को, जिनके पास नहीं थे। पूछे ना नेताओं के पास जो आलिशान शौचालय है, जिनमें बाथिंग टब अलग है, जिनमें गर्म ठंडा नॉर्मल अलग तरह का 4 तरह के नल होते हैं, अलग अलग पानी आता है। पूछे ना कि जिस तरह की टावल वो अपने वॉशरूम में पैर पोंछने के लिए साफ करते हैं, ऐसी टावल गरीब को जो है मुंह पोंछने के लिए भी नहीं मिलती है। तो बताए ना कि वो पैसा किसका आता है? जनता के टैक्स के पैसा। और जनता के टैक्स के पैसे तुम मजे लेते हो, और गरीब को तुम 2 किलो राशन दे देते हो, तो उसको भी तुम जो है बेइज्जत करवाते हो।
बीजेपी का मंत्री कह रहा है कि अगर बीजेपी का एक नेता कह रहा है, छुटवैया नेता है, मैं ऐसे नेताओं को बिल्कुल नहीं समाज से कहूंगी उनको इज्जत दी जाए, महिलाओं के बीच में बिठाने के लायक नहीं है। ये कह रहे हैं महिलाओं से कि अगर तुम मंत्री जी का, मुख्यमंत्री जी का सम्मान नहीं कर सकते तो तुम 10,000 वापिस करा दो। अब 10,000 तुम उस गरीब महिला से वापस ले रहे हो जिसके लिए 10,000 आना मतलब 20,000 का खर्चा, उसका मुंह फैला के घर में बैठा हुआ है, और 10,000 आए होंगे तो कुछ बचे होंगे, उसके खर्च हो गए होंगे, उसके 10 खर्चे होंगे, उसके घर में राशन नहीं होगा, उसके बच्चे पर कपड़ा नहीं होगा, सर्दी में जूता चप्पल नहीं होगा, घर में हो सके कि छाछ छप्पर टूट गया हो उसको सही करा लिया हो। और उस महिला से कह रहा है, एक नौकर जो जनता का नौकर है, एक नौकर अपने वोटर से जो उसको मालिक बनाता है, वोट देकर के नेता बनाता है, उस जनता से अपने मालिक से कह रहा है कि तुम जो है पैसा वापस कर दो। लेकिन देश का दुर्भाग्य कहूं या देश की सरकारों का ये निकम्मापन कहूं या पक्ष या विपक्ष का निकम्मापन कहूं कि आज भी वो देश की जनता को जागरूक नहीं कर रहे हैं कि जनता ही इस देश की असली मालिक है। लोकतंत्र में जनता मालिक होती है, नेता नहीं होता। नेता कुछ नहीं है, आप कुछ भी नहीं है आज। कल जनता चाहे तो आपको नेता बना दे। ये जितने नेता अभी घूम रहे हैं, क्या थे नेता बनने से पहले? क्या थे ये? किसी के लिए कुछ कर सकते थे? और जितने भी ये नेता मंत्री आज बीजेपी के हैं, मैं तो विपक्ष के भी ऐसे लोग मानती हूं जिनकी सोच इतनी अच्छी नहीं है, बताएं कि वो अपनी कमाई का कितना % जो है गरीब बच्चों को शिक्षा पर खर्च करते हैं। अरे जनता का पैसा तो तुम लूट लूट के खा रुके, जनता का पैसा तुम बड़े बड़े धन्ना सेठों को लुटवा रहे हैं और देश से भगा रहे हैं उनको, और जनता को ही आंखें दिखा रहे हैं। उल्टा चोर कोतवाल को डांटे, ये तो वाली बात है। आपको क्या लगता है चुनाव आयोग इस पर कुछ प्रतिक्रिया लेगा या चुनाव आयोग इस पर प्रतिक्रिया नहीं लेगा। चुनाव आयोग पूरी तरीके से बीजेपी में हो चुका है। चुनाव आयोग बीजेपी की भक्ति में लीन है। चुनाव आयोग जैसी कोई संस्था इस समय इस भारत के अंदर जिंदा नहीं बची है। चुनाव आयोग मर चुका है। चुनाव आयोग की आत्मा में किसी तरह का कोई हलचल नहीं है। चुनाव आयोग की 13वीं कर दी जाए, चुनाव आयोग का चौथा 40 जो हो सकता है वो सब कर दिया जाए, क्योंकि देश की जनता के पक्ष में चुनाव आयोग नहीं काम कर रहा है। चुनाव आयोग अगर काम कर रहा है तो केवल सत्ता पक्ष के लिए कर रहा है, बीजेपी के लिए कर रहा है। और इस समय बीजेपी ऐसे लोगों को चुन चुन करके यहाँ लाती है, ऐसी संस्थाओं में बिठा रही है। एक समय पे महिला आयोग हुआ करता था, SC/ST आयोग हुआ करता था, चुनाव आयोग हुआ करता था, पिछड़ा आयोग हुआ करता था। ये आयोग इसलिए बनाए गए थे कि संविधान होने के बाद भी इन लोगों के अधिकारों पर कहीं ना कहीं हमला होगा, तो इसलिए ये बनाई गई थी संस्थाएं। लेकिन ये संस्थाएं तो रहते हुए इन सब अधिकारों पे हमला करवा रही है, तो इन संस्था को क्या मतलब है? क्या मतलब है? तो जनता कैसे अपने मताधिकार, सबसे बड़े अधिकार जो हमें बाबा साहब दे के गए, वो कैसे बचेगा फिर? देखिए, बाबा साहब ने जो अधिकार दिया है, इसको बचाने के लिए अब जनता को खुद सड़कों पे आना होगा, नेताओं को काउंटर करना होगा, सही और गलत नेता की पहचान करनी होगी, और उस वक्त पर जब वोट लेने के लिए नेता आता उस समय उससे सवाल करने होंगे कि तुम अगर तुम हमने जिताया या हमने नहीं भी जिताया। अब आप मान लीजिए 5 साल सरकार रहेगी बिहार में, वोट चोरी का पूरा खुला हुआ उनके मंत्री खुलकर बोल रहे हैं, तो अब जनता को कह देना चाहिए कि ठीक है जी, हमने वोट देकर तुम्हें जिताया, अब हमारे लिए काम क्या करोगे? हमारे बच्चों की शिक्षा के लिए क्या करोगे? हमारे स्वास्थ्य के लिए क्या करोगे? ये वही बिहार है जहां पर बच्चे मर जाते हैं, और ऐसी स्थिति होती है कि उन्हें उनके माँ बाप उनको जो है दफनाने के लिए उन पर कपड़े तक नहीं होते हैं। ये वही बिहार है जहां पर बच्चियों को जो कस्तूरबा गांधी स्कूल होते हैं जिनमें बहुत गरीब बच्चों को पढ़ने के लिए रखा जाता है हॉस्टल में, ऐसी बच्चियों को जो है नेताओं के यहाँ परोसा जाता था। और ये वही नेता आज इनके प्रमोशन बीजेपी कर रही है। ये वो नेता हैं जो कि एक समय पे ये भ्रष्टाचार में पकड़े गए, रेप में पकड़े गए, हत्याओं में पकड़े गए, भूमाफियाओं में पकड़े गए, ऐसे लोगों को बीजेपी पकड़ पकड़ कर नेता बना रही है, उसके बाद मंत्री बना रही है। तो क्या दिख नहीं रहा है ये चुनाव आयोग को कि इस देश के अंदर जब चुनाव चोरी करने वाले ऐसे डंडे की चोट पर करते थे पहले, अब रुपए की चोट पर चोरी कर रहे हैं और चुनाव आयोग सामने देख करके कुछ नहीं बोल रहा है। तो इससे पता चलता है कि चुनाव आयोग के अंदर पूरी तरीके से चुनाव आयोग एक खोल बचा है, लेकिन अंदर जो आत्मा बीजेपी की घुस चुकी है उसके, और चुनाव आयोग बाहर से मर चुका है। चुनाव आयोग को पता है कि मैंने अगर कुछ भी एक्शन लिया तो मेरा दामाद जो एक टाइम पे एक ही मेरे कहने पर IAS DM नियुक्ति हो जाते हैं, मेरी बेटी जो मेधा रूपम पहली महिला DM नोएडा की बन जाती हैं, मेरे घर का जो सिस्टम पूरा एकदम उछाल मार जाता है वो सारा जमीन में धंस जाएगा, और जो ED इनकम टैक्स के छापे दूसरों के नेताओं, विपक्ष के नेताओं में पड़ रहे हैं वो इनके घर में पड़ने लग जाएंगे। तो इसलिए क्यों बोलेंगे ज्ञानेश कुमार जी को अपनी संपत्ति बचानी है भाई,
संपत्ति बचाना, संपत्ति जोड़ना बड़ा भारी काम है, और जब जोड़ लिया तो बचाना भी भारी काम है। इसलिए ज्ञानेश कुमार जी कुछ नहीं बोल पा रहे हैं। लेकिन ये शर्म है ज्ञानेश कुमार जी के लिए कि आपने एक स्वतंत्र संस्था को शर्मसार कर दिया है। विश्व स्तर ये बदनामी है कि जिस वोटर के लिए, जिस गरीब के लिए, जिस कमजोर के वोट को बचाने के लिए आयोग बने थे, उसको छोड़ करके आज ताकतवर पार्टियों के, सत्ता पार्टियों के साथ में ये आयोग खड़े हो गए। जनता को अपना सबसे बड़ा मताधिकार बचाने के लिए सड़कों पर उतरना ही पड़ेगा और सीधे तौर पर जिन्हें चुना है उनसे हिसाब मांगना पड़ेगा। फिलहाल इस खबर के बारे में आप लोग भी मुझे अपनी राय जरूर दें। कैमरामैन नावेद के साथ ज्योति यादव, रिपब्लिक समाचार।